जय हिंद दोस्तों। स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों का एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दो तरह के विभाग है अपने, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। एलिमेंट्री में जहां कक्षा 1 से 8 के कार्यों को देखा जाता है। सबसे पहले हम यही देख लें भी जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है राजस्थान का, इसके प्रमुख काम क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में ही पता होना चाहिए। पहले काम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण करना और उसे क्रियान्वित करना प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित कर ली जाएगी और प्रबंधन के स्तर पर इसको लागू किया जाता है स्कूल के अंदर। दूसरा काम है भी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन, यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखना होता है। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार, यानी ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल है उनकी स्थापना की जाए। सरकारी और प्राइवेट वालों को भी मान्यता ये देते हैं। उसके बाद में अगला कार्य है अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना। तो आपको पता है भारत सरकार समय समय पर लिटरेसी से जुड़े कार्यक्रम हैं वो चलाता रहता है। तो उन लिटरेसी वाले कार्यक्रमों को स्टेट लेवल के ऊपर संचालन की जो जिम्मेदारी है वो भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास होती है। उसके साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, जो करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको किस प्रकार से स्कूल के अंदर संचालित करना है, किस प्रकार से उन्हें डेवलप करना है, उनके बारे में भी ये मार्गदर्शन देते हैं। और साथ में है प्रारंभिक शिक्षा का आर्थिक नियोजन करना, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर धन की व्यवस्था करना, ये भी इस एलिमेंट्री जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका काम होता है। तो ये तो बात की हमने प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान के प्रमुख काम क्या है। उसके बाद बात करते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य है। आपको पता है ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए कहा गया है भी आपको सरकार की ये जिम्मेदारी है भी वो ये ऐसी व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाए अपने स्टेट के अंदर। और दूसरा अपने सिलेबस के अंदर भी है RTE 2009, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू हो चुका है 2010 से। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उनकी व्यवस्था करना भी अब इसी विभाग का काम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पढ़ें भी प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबके लिए इस शब्द का मतलब है यहाँ 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात हो रही है। सबके लिए निकटतम, यानी जहां बच्चा रह रहा है उसके नजदीक ही प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा और सार्वभौमिक नामांकन ये करना इसका उद्देश्य है। पुनः गौर करें, सबके लिए निकटतम प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा, यानी एक 14 और 14 से कम साल के बच्चे को अपने घर के पास ही प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 की व्यवस्था करनी है, यानी उसके नजदीक स्कूल की स्थापना करनी है। और सार्वभौमिक नामांकन, यानी 14 साल तक के सभी बच्चों का जो एडमिशन है वो स्कूल के अंदर हो जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे निजी स्कूल में हो, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है ये अब एक्ट बन चुका है अपने देश के अंदर। दूसरा उद्देश्य है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव। पहला उद्देश्य क्या कह रहा है कि स्कूल खोलो और नामांकन कर दो। दूसरा हमारा उद्देश्य आ जाता है भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, यानी कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई बच्चा पूर्ण करे, इसके लिए उसका ठहराव जरूरी है। वो स्कूल तो रुके, पलायन नहीं कर जाए, और सहभागिता और सभी एक्टिविटीज के अंदर वो भाग भी ले। स्कूल में ठहरे ही नहीं बल्कि स्कूल में रहकर वहां की सारी एक्टिविटीज को है वो फॉलो करे, उनमें भाग ले। और तीसरा उद्देश्य है कि न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लर्निंग लेवल MLL के
साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर के ऊपर बल देना। एक क्वालिटी एजुकेशन है वो उस बच्चे को मिले, इस उद्देश्य के लिए ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है। तो ये तो हुआ स्टेट लेवल के ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम और उनके उद्देश्यों की बात। एक चीज यहां कहूंगा, अक्सर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला साथी होता है वो डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, बस कब क्या हुआ, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब स्थापित हुआ। लेकिन अगर आप पेपर के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो आप देखेंगे बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो थ्योरिकल भी आते हैं। जैसे प्रश्न आ गया भी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग निम्न में से कौन सा कार्य करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा उद्देश्य है या कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है। तो इसलिए इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा भी आप इनको याद करें, लेकिन इन पर गौर जरूर करें एक बार, क्योंकि अब हमने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य की बात की, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य पढ़े थे। तो जहां प्रारंभिक शिक्षा शब्द है वहां माध्यमिक शिक्षा शब्द आ जाएगा। एक ही चीज में तो फर्क है मेन यहाँ, वो ये है भी प्रारंभिक शिक्षा है वो लिटरेसी के ऊपर भी काम करता है। जो साक्षरता के जो कार्यक्रम चलते हैं वो इसके पास है, वो उसके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है, वो नहीं है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं भी इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है ये पूरा विभाग अपने स्टार्टिंग में जब हमने इसके संगठन के ऊपर बात की थी तो आपको याद है पूरे राजस्थान में जो सरकारी अधिकारी है जो सचिवालय में बैठता है, जो शिक्षा सचिव होता है जिसकी पोस्ट का नाम है प्रमुख शासन सचिव। तो प्रमुख शासन सचिव के अंडर में ही माध्यमिक प्रारंभिक ये सारे विभाग है वो काम करते हैं और उनके अंडर में कई दोनों विभागों के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो भी वर्क करते हैं। तो आज हम यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन की कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है स्टेट लेवल के ऊपर प्रबंधन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विभागाध्यक्ष है वो निदेशक होता है, डायरेक्टर। और वो कहाँ बैठता है? निदेशालय के अंदर, डायरेक्टरेट में। और वो कहाँ पर है? बीकानेर में। तो सबसे पहला राज्य इंस्टीट्यूट यहां अपना आ जाएगा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की बात आ जाएगी। दूसरा इंस्टीट्यूट हम पढ़ेंगे जो जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, निदेशालय जो है साक्षरता और सतत शिक्षा राजस्थान जो कि जयपुर में है। और तीसरा है पंजीयक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रार, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अंदर। तो डायरेक्टरेट कहाँ है? बीकानेर में। साक्षरता और सतत शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है? निदेशालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो आयोजित करता है राजस्थान में वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत हम इन 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे एक एक करके। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस क्लास के अंदर वो है डायरेक्टरेट के बारे में, निदेशालय जो कि बीकानेर में है। अब आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस याद करवाना चाहूं, 1950 के अंदर राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उसकी बीकानेर में स्थापना की गई। लेकिन जैसे जैसे स्कूल बढ़ते गए और क्वालिटी एजुकेशन की बात आई तो 1 जनवरी 1998 से ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि 1997 में इनका बंटवारा कर दिया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें भी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वो कब से अलग अलग काम कर रहे हैं? 1 जनवरी 1998 से ये काम कर रहे हैं अलग अलग। अब इसके बाद एक चीज और यहां समझने की है। आपको पता है जब राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होती है, चाहे वो L1 की हो चाहे L2 की हो, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? अब आप ये सोचेंगे भी हमें इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल आपको इसके लिए पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहां एक चीज क्लियर करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है? जो माध्यमिक शिक्षा का जो डायरेक्टर होता है वो नियुक्ति देता है, वही ट्रांसफर करता है। सेकंड ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है? जो संभाग के ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर बैठता है वही नियुक्ति और ट्रांसफर की बात करता है। बात आती है तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग कौन देगा? भाई कौन देता है? यहां
एक थोड़ा सा लोचा है, समझिएगा, और नहीं तो यह मान लीजिए आपके नॉलेज के लिए ही सही। आपको पता है राजस्थान में 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था वो लागू हो गई थी। जब 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो जो गांव के प्राथमिक स्कूल थे, प्राथमिक स्कूल मतलब कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा हूं, पूरी प्रारंभिक शब्द का मतलब होता है 1 से 8, प्रारंभिक 1 से 8, प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 की बात होती है। तो जब 1959 में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हो गई थी तो गांव के जो प्राइमरी स्कूल थे 1 से 5 थे, उनके प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सौंप दी थी। अर्थात जिला परिषद और पंचायत समितियों को इनके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी थी 1959 के अंदर। फिर वक्त बीतता गया, 2001 के अंदर सरकार ने फिर व्यवस्था चेंज कर दी और जो वापस प्रारंभिक शिक्षा का जो कार्य था वो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को दे दिया गया। लेकिन फिर 10 साल के आसपास वापस इसमें चेंज कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2010 से, यह ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं, 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा यानी गांव शहर के जो कक्षा 1 से 8 है उनकी बात हो रही है, तो संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा किसको दे दी? पंचायती राज संस्था को सौंप दी गई थी। तो तब से ये प्रारंभिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो पंचायती राज संस्था के अधीन कार्यरत है 2 अक्टूबर 2010 से। लेकिन यहां एक चेंज किया था साथ में ही भी, इनका जो पैतृक मूल विभाग है वो शिक्षा विभाग ही रख दिया। भाई आप मूल रूप से तो शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी रहोगे, ये कर दिया। अब आप ये सोचेंगे इसका क्या सिस्टम किया? ये करने का एक तरीका अपना लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए 3rd ग्रेड की जो भर्ती है वो बड़ी उलझी हुई रहती है। कारण क्या है? आपको पता है 2 डिपार्टमेंट होंगे, नौकरी तो कहां करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा के अंदर करेंगे वो L1 L2 के, और उनकी नियुक्ति वाला काम किसको सौंप दिया? पंचायती राज संस्था यानी जिला परिषद और पंचायत समितियों को सौंप दिया। अब उनकी परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाए, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं हो, सब अपनी अपनी चलाने लगे, क्योंकि दोनों विभाग के मंत्री भी अलग अलग होते हैं, तो दोनों मंत्रियों की आपस में जो बात है किसी मुद्दे के ऊपर सहमत नहीं हो पाते थे। तो इसलिए आप देखते हो राजस्थान में तृतीय श्रेणी का जो ट्रांसफर का मुद्दा है वो हमेशा हावी रहता है, ये 2 डिपार्टमेंटों के बीच झूलता रहता था। फिर उसकी ये एक कड़ी निकाली गई भी पैतृक विभाग हम शिक्षा विभाग ही रख दें, और लेकिन जो नियुक्ति का जो काम है वो हम जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से कर लेंगे। अब आपको पता है जैसे टेट का एग्जाम होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लेता है, उसके बाद एक वैकेंसी निकलती है जो अभी डायरेक्टरेट लेवल पर निकलती है, अब आगे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट करवा देगा, तो ये पूरे राजस्थान के बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी कर लेता है। फिर उनके नंबर और वरीयता क्रम के आधार पर उनको जिला है वो आवंटित कर दिया जाता है। फिर सूची जिले में आ जाती है, तो शिक्षा विभाग की जो सूची है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला परिषद के पास आ जाएगी। फिर जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और उस बैठक में उस सूची को प्रमाणित किया जाएगा। वहां से सूची फिर पंचायत समिति में आ जाएगी, वो अपनी बैठक का आयोजन करेंगे और उनके ऊपर साइन कर देंगे भी ठीक है हम सहमत है। तो आजकल खेल इतना ही रह गया पंचायती राज विभाग का, बाकी उनके हाथ पल्ले अब कुछ नहीं रहा, सारा काम कौन करता है? शिक्षा विभाग। इसलिए अगर आप गौर करेंगे, जब आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग की साइट के ऊपर भी जाओगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो सरकार ने क्या किया? पंचायती राज के अंदर जो एलिमेंट्री का काम दे रखा था वो किसको दे दिया? प्रारंभिक शिक्षा विभाग को साथ दे दिया, मूल विभाग ये रहेगा, ताकि कल को कोई नीति कोई बनाई जाती है तो फिर पंचायती राज से हमें अलग से मान्यता नहीं लेनी पड़े। इसलिए जो मंत्री बनाया जाता है शिक्षा का, तो उसको भी जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पंचायती राज का हिस्सा है वो भी उसी को दे दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न तो किसी भर्ती में आए और न ही उनकी नियुक्ति या ट्रांसफर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए।
तो अब ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कौन देता है? जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से ही नियुक्ति होती है। हाल ही दिनों में अब जो L1 की नियुक्ति दी जा रही है, अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर वो लिस्ट आई हुई है तो गौर कीजिएगा, पहले की स्टार्टिंग का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को पढ़ के देखिएगा। पहले जिला परिषद ने प्रमाणित किया है, फिर पंचायत समिति ने उसको प्रमाणित किया है, और उसके बाद फिर हम संबंधित स्कूल में जाकर उसको ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री है वो शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज का जो शिक्षा का काम है वो भी आजकल निदेशालय स्तर पर ही संपन्न करवाया जाता है। अब एक काम यहां पर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस निदेशालय जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम और चलाया जाता है और उसका नाम है EBSB कैंपेन, EBSB कार्यक्रम। अब आप सोचेंगे भी ये क्या है और क्या हमें इसके बारे में भी ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि ये भले ही केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम हर राज्य में चलता है और किसी न किसी विभाग, किसी न किसी नोडल एजेंसी के माध्यम से चलता है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ही ये केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम EBSB चल रहा है, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चल रहा है। तो अब अगली वीडियो क्लास के अंदर हम इसके बारे में पहले जितना हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरत है उसको हम अच्छे से समझेंगे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम क्यों चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, कितनी बातें आपको दिमाग में रखनी है ये चीज। अब आप ये समझ गए भी ये क्यों पढ़ना पड़ेगा, जबकि आप सोचेंगे ये तो सिलेबस के अंदर दिया हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन ये तो सिलेबस में है ना, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया है 2015 से, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हम साथ में ही साक्षरता और सतत शिक्षा जो अपना निदेशालय है, वो भी भारत सरकार के जो साक्षरता का कार्यक्रम भी वर्तमान में किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि पुराने वाले कार्यक्रम सारे बंद हो गए हैं, अब नए कार्यक्रम संचालित हुए हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ना होगा और परीक्षा में प्रश्न की संभावना रहती है। और साथ में सामान्य जानकारी हम रजिस्ट्रार बीकानेर के बारे में भी प्राप्त करेंगे। तो अब अगर आप नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें। इसके जो आपको नोट्स हैं वो भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया पर बहुत जल्द अपलोड है, वो कर दिए जाएंगे। हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको हर वीडियो क्लास यहाँ पर मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ वीडियो के माध्यम से भी अभ्यास करवाया जाएगा, क्योंकि अपना मिशन है मिशन ग्रीन पेन और हम चाहेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। ये हमारा प्रयास रहेगा और 100% हम इस काम में जीत जाएंगे। बस आप थोड़ा सा समय निकालकर बस इसको आप थोड़ा सा गौर से जरूर सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने। याद नहीं करना है, मैं हर वीडियो में कहता हूं याद नहीं करना है, बस बात करनी है, इनसे गौर करना है, क्योंकि याद करने की बात करोगे तो भूलने का डर साथ में रहेगा। इसलिए हम याद नहीं करेंगे, हम इनसे सिर्फ बात करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो क्लास में हम फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।